नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी प्लस के पीवाईक्यू सीरीज का और अब तक हमने हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर चुके हैं। ये शुरू हुआ है ज्योग्राफी के पीवाईक्यू का, यानी कि मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है वहाँ से अब तक आपके एमपी पुलिस में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं ये सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। और ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू हैं इसके अंतर्गत हमने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 समाप्त कर चुका है। ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो जो उसका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो है ये है नदियों का मायका, नदियों का मायका कहलाता है। वह क्लियर, ठीक है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ बहती है इसलिए। और जो मध्य प्रदेश है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा। हुआ क्लियर, ठीक है। ये इसकी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से इसका होता है उद्गम। और जो ये नदी है ये खंबात की खाड़ी, खंबात की जो खाड़ी है, ठीक है, वहां पे जाके ये मिल जाती है समुद्र से, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से ये 10,777 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश में बहती है। वह क्लियर। इसका जो बेसिन का क्षेत्रफल है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसमें से जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इसका क्षेत्रफल आता है बेसिन का वो आता है 85,149 वर्ग किलोमीटर। ये आता है कहाँ पर? एमपी के अंतर्गत आता है। वह क्लियर। और यहाँ पूछा है उसने बेसिन का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1900,796 इसका कुल बेसिन का क्षेत्रफल है, जिसके अंतर्गत एमपी में आता है 85,149 वर्ग किलोमीटर एमपी के अंतर्गत आता है। वह क्लियर। जो नर्मदा है इसका नाम मिलता है हमें रेवा, ठीक है। और रेवा नाम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण नाम मिलता है हमें इसका रेवा। वह क्लियर, वह क्लियर। और जो रेवा नाम दिया था ये दिया था इनके पति पुरुकुत्स ने, पौराणिक मान्यता के अनुसार। यहां से इतने क्वेश्चन कराया कि जो मध्य प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ बहती है इसलिए। जो नर्मदा है इसका, और जो मध्य प्रदेश है इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा। ये सबसे लंबी नदी है एमपी की। परंतु ये क्वेश्चन करता है कि भारत में इसका स्थान कौन सा है लंबाई में, तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है 5वां। वह क्लियर। भारत में नर्मदा का सबसे लंबी नदियों में स्थान 5वां है, यानी कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। वह क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज, जो नर्मदा है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक से, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और ये सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच से बहती है। और ये बहती किस में है? ये बहती है भ्रंश घाटी में बहती है। तो जगह सकरी होती है तो बहुत तेजी से निकलती है, ठीक है, जिस कारण से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये निर्माण करती है किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। हुआ क्लियर। और इसका जो बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 98,796। और ये एमपी में कितना फैला हुआ है? तो ये 85,190
149 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में फैला है। नर्मदा का नाम हमें मिलता है रेवा, और रेवा नाम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। और जो नर्मदा है ये कहलाती है शिव की पुत्री, और जो ताप्ती है वो कहलाती है भगवान सूर्य की पुत्री। ये अंतर याद रखना, नर्मदा किसकी है? शिव की पुत्री, और ताप्ती कहलाती है सूर्य की पुत्री। ताप्ती यानी कि ताप, ताप यानी कि सूर्य, सूर्य की पुत्री कहलाएगी ताप्ती। अब बची है नर्मदा, तो वो कहलाती है शिव की पुत्री, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो नर्मदा है इसकी 41 जो है सहायक नदियां भी है, वह क्लियर। इतने क्वेश्चन यहाँ से नर्मदा से बनेंगे आपसे। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 98,796 जो है वर्ग किलोमीटर, ये नर्मदा का बेसिन का कुल क्षेत्रफल है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश है इसकी गंगा कहलाती है क्या? बेतवा नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? बेतवा। तो बेतवा क्या है? ये मध्य प्रदेश की क्या है? गंगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे गंगा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। नदी होने के कारण इसे एमपी की गंगा नाम से इसे संज्ञा दी गई है। वह क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नदी है तो ये कहीं से तो निकली ही होगी, तो ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है रायसेन, रायसेन का कुमरा गांव से ये इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? बेतवा नदी का। और ये नदी जो है यमुना में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। और बेतवा नदी ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो वो है बेत्रावती इसका प्राचीन नाम है। किसका? बेतवा का। हुआ क्लियर। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर है। ये सारे फिट याद रखना क्योंकि ये कहलाती है मध्य प्रदेश की गंगा। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है बीना 1, धसान 2 और सिंध 3। ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? बेतवा की ये सहायक नदी है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर। और सबसे मुख्य बात, इसी नदी पर विदिशा में, कहाँ पर? विदिशा में जो है सम्राट अशोक बांध, जिसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, ये इसी नदी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो विदिशा है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो विदिशा जो है ये किस नदी के? बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। हुआ क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन कराया कि जो मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं बेतवा को। बेतवा का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। मिलती किस में है? तो ये यमुना में जाके मिल जाती है। और इसे गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एमपी की सबसे प्रदूषित नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर लंबाई है। और ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। हुआ क्लियर। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ये बेत्रावती इसका प्राचीन नाम है। बीना, धसान, सिंध इसकी जो ये सहायक नदियां हैं। और विदिशा में बेतवा नदी पर ही सम्राट अशोक बांध, जैसे हलाली परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये इसी नदी पर स्थित है। और जो विदिशा शहर भी है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा। हुआ क्लियर। और दूसरी कौन सी नदी लंबी है? तो वो है चंबल, ठीक है। तीसरी कौन सी है? तो वो है सोन, ठीक है। इस प्रकार से नदियों का सीक्वेंस 1 2 3 आपको याद होना चाहिए। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है कौन सी? नर्मदा। दूसरी चंबल, और तीसरी कौन सी है? वो सोन नदी है। हुआ क्लियर। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी, ठीक है। जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे क्या लंबी नदी है एमपी की।
हुआ क्लियर। और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, वो चर्मावती है। चर्मावती क्या है, इसका प्राचीन नाम है। और ये इंदौर के महू तहसील के कहाँ से, जाना पाव पहाड़ी, पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये जो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में किसके पास, इटावा, इटावा के पास किस में जाकर मिल जाती है, ये यमुना में जाकर मिल जाती है। कौन सी, चंबल नदी। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो यमुना की नदी से यमुना जा रही है इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ से जो आके मिल रही है, इसमें यानी कि दाईं ओर से मिलने वाली में सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो चंबल है। ये ध्यान रखना कि यमुना की जितनी भी नदियाँ होगी, उन नदियों में बाईं ओर से सबसे बड़ी नदी जो मिल रही है, सहायक नदी, वो कौन सी है, चंबल नदी है। जिसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, इंदौर के पास है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी में एक महान हस्ती का जन्म हुआ था, और वो कौन है, तो वो है परशुराम। परशुराम का जन्म जो है ये मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी में हुआ था। इसलिए आप देखना रिसेंट में वहाँ पे जाना पाव में इनका मंदिर बन रहा है, किसका, परशुराम का। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसमें एक नोट ध्यान रखना कि जो चंबल नदी है, इसमें मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उसका नाम क्या है, चंबल, चंबल नदी, चंबल नदी घाटी परियोजना। परियोजना जो है 1954 में क्या हुई थी, आरंभ हुई थी। और इसी परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाया गया था। उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। हुआ क्लियर। जिसकी क्षमता कितनी है, जिसकी क्षमता कितनी है, वो है 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है। और जो गांधी सागर बांध है, ये कहाँ बना है, तो ये बना है मंदसौर में, मंदसौर जिले में ये बना हुआ है। ठीक है। इसे याद कैसे रखना, तो ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए थे, ये भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और ये 15 से ये 15 कैलेंडर की, क्योंकि यहाँ पे 3 बांध बने हैं। एक तो हो गया गांधी सागर, और एक है राणा प्रताप सागर बांध, और तीसरा है जवाहरलाल नेहरू बांध। ठीक है। और तीनों की अलग अलग क्षमता है। जैसे कि महात्मा गांधी की क्षमता कितनी है मेगावाट की, वो है 115। और जो राणा प्रताप सागर बांध है, इसकी क्षमता कितनी है, तो वो है 172 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू है, इसकी क्षमता कितनी है, तो वो है 99 मेगावाट। तो ये तीनों क्वेश्चन करता है कि किस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहरलाल सागर बांध बना हुआ है, तो ये बना है चंबल नदी पर। गांधी सागर कितनी क्षमता है, तो वह 115। राणा प्रताप की क्षमता कितनी है, तो 172। और जवाहरलाल नेहरू की क्षमता कितनी है, तो वो है 99 मेगावाट। हुआ क्लियर। जो चंबल नदी है, ये ध्यान रखना कि इसकी लंबाई कितनी है, वो है 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदी है, एक नदी कौन सी है, वो है क्षिप्रा। ठीक है। क्षिप्रा है, पार्वती है, बेसना है, काली सिंध है, और उर्मिला है। परंतु आप ध्यान रखना कि क्षिप्रा जो है ये चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि जो क्षिप्रा नदी है ये उज्जैन के पास से गुजरती है। और जो उज्जैन है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर 2016 में क्या लगाया था, सिंहस्थ लगा था। अब लगेगा 2028 में यहाँ पर सिंहस्थ लगेगा। तो सिंहस्थ में क्या होता है, स्नान होता है। स्नान कहाँ होगा, नदी में होगा। नदी कौन सी होगी, उज्जैन में क्षिप्रा होगी। क्षिप्रा किस सहायक नदी है, वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ है, चंबल का उद्गम हुआ है इंदौर के निकट है महू, महू में है जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है, जो यूपी में इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। और यमुना में जो बाईं ओर से नदियाँ इतनी मिलती है, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है चंबल। और चंबल नदी में ही मध्य प्रदेश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना आरंभ की गई थी 1954 को, जिसके तहत पहला बांध बना था, वो बना था गांधी सागर बांध। और ये कब बना था, और ये कहाँ बना था, ये बना था मंदसौर में। और इसकी जो क्षमता है मेगावाट उत्पन्न करने की, वो है 115 मेगावाट। इसके बाद बना था राणा प्रताप, फिर बना जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इन दोनों की क्षमता कितनी है, राणा की है 172, और जो जवाहरलाल नेहरू की है वो है 99। ठीक है। तो ध्यान रखना
सबसे बड़े कौन से हो गए? राणा प्रताप सागर तो 172, उससे छोटे कौन हो गए? महात्मा गांधी 115, और सबसे छोटे कौन है? तो वो जवाहरलाल नेहरू, उनकी क्षमता कितनी है? 99 मेगावाट। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इसकी लंबाई कितनी है नदी की? तो वो है 965 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? तो वो है क्षिप्रा, और क्षिप्रा जो है उज्जैन के निकट से बहती है, यानी कि उज्जैन जो है क्षिप्रा के निकट में बसा हुआ शहर है। ठीक है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? वो उज्जैन में स्थित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? मैंने बताया था आपको कि जो सतपुड़ा वैली है, ठीक है, और यहाँ पर है विंध्य, और इसके बीच में जो है भ्रंश घाटी है, और भ्रंश घाटी से जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? वो है नर्मदा। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है, जो खंबात खड़े जाके मिल जाती है, जिसे कुल लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर से कुल लंबाई है, जो 10 ज़्यादातर कहाँ? एमपी में बहती है। इसका कुल जो बेसिन का क्षेत्रफल है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश से कितनी बहती है? वो बहती है 85,149 वर्ग किलोमीटर, ये बहती है एमपी में। और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, और एमपी की सबसे लंबी नदी है, और इसका नाम मिलता है रेवा। रेवा कहाँ मिलता है? तो रेवा मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और जो नर्मदा नदी है इसमें कुछ जलप्रपात है, जैसे कि कपिलधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा और मानधाता, ये सभी जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। और इसमें कुछ प्रमुख बांध है, जैसे कि इंदिरा सागर बांध पुनासा में है, ओमकारेश्वर बांध खंडवा में है, महेश्वर बांध खरगोन में है, सरदार सरोवर बांध जो है ये नागौर में है। हुआ क्लियर? इस प्रकार से ये बांध है, जैसे कि इंदिरा सागर बांध का रखना याद कि ये इसकी क्षमता कितनी है विद्युत उत्पादन की? वो है 1000 मेगावाट। ओमकारेश्वर की जो विद्युत क्षमता उत्पन्न करने की वो 520 मेगावाट, और महेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 400 मेगावाट, और सरदार सरोवर बांध की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 1415 मेगावाट। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार से सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए किसके? नर्मदा की। ये जो पीपीटी है मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नर्मदा जो है सतपुड़ा विंध्य पर्वतमाला के मध्य से प्रवाहित होती है। ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए जो है इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसलिए ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है तवा नदी। तवा नदी जो है नर्मदा में मिलने वाली सहायक नदी है। और ये क्वेश्चन क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न है कि जो नदी है नर्मदा उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है तवा नदी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। तवा नदी जो है ये काली मणि पहाड़ी महादेव पर्वत से निकलती है। हुआ क्लियर? और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सबसे लंबा मध्य प्रदेश का नदी पुल है, जिसकी लंबाई जो है 1322 मीटर है। हुआ क्लियर? दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट याद रखना कि जो तवा नदी है इस पर जो पुल है, सबसे लंबा नदी पुल एमपी का, वो सबसे प्राचीन पुल भी है। ठीक है, और इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, क्योंकि इस नदी की विशेषता ये है कि ये नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ये क्वेश्चन इसलिए किया गया है क्योंकि जो नदी नर्मदा उसकी 41 जो है सहायक नदियाँ हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है तवा। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। यहाँ ये पूछ लिया है कि बाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है, तो सहायक नदी कौन सी है? वो तवा नदी है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ज्वार नद या एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर है विंध्य श्रेणी। ठीक है, ये है विंध्य श्रेणी और ये है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इसके बीच में है भ्रंश घाटी, और भ्रंश घाटी के बीच से बहती है कौन सी? नर्मदा।
और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी बैठती है और ये भ्रंश घाटी बहुत सक्रिय होती है, ठीक है, इसलिए बहुत तेज बहती है और इसी कारण से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये बनाती है एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नद बनाती है। और कहाँ जाके मिलती है? ये मिलती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और जहाँ ये निर्माण करती है किसका? और जहाँ पर ये निर्माण करती है किसका? आलिया बेट द्वीप का और सालिया बेट द्वीप का। हुआ क्लियर? तो खंबात की खाड़ी में जो सालिया बेट द्वीप है या आलिया बेट द्वीप है, ये बनता किससे है? ये बनता है नर्मदा और ताप्ती के कारण बनता है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना इससे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि जो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, तो वो बनाती है एस्चुरी। डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि ये बहती है सकरी घाटी में बहती है, यानी भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये बनाती है एस्चुरी। हुआ क्लियर? क्योंकि ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से बहती है। और ये फैक्ट याद रखना कि जो नर्मदा है इसे कहते हैं शिवपुत्री, ठीक है, और जो ताप्ती है उसे कहते हैं सूर्य पुत्री कहते हैं, ठीक है। ये अंतर ध्यान रखना कि जो नर्मदा है इसे कहते हैं शिव की पुत्री और जो ताप्ती है इसे कहते हैं सूर्य की पुत्री। यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, ठीक है। और दोनों जो है कर्क रेखा के पैरेलल में समांतर बहती है। जो नर्मदा है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से निकलती है, और जो ताप्ती है ये निकलती है बैतुल मुल्ताई से निकलती है। हुआ क्लियर? नर्मदा जो है ये शिव की पुत्री है और ताप्ती कौन सी है? ये सूर्य की पुत्री है, ठीक है। और ये दोनों जो है डेल्टा निर्माण नहीं करते, ये बनाती है एस्चुरी। तो उसने यही क्वेश्चन किया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन जो है ये मैकाल श्रेणी से उद्गमित होती है, ठीक है। जो नर्मदा है और सोन है, ठीक है। नर्मदा जो है ये एमपी की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और जो सोन है ये थर्ड नंबर की, यानी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। वह क्लियर? और दोनों का उद्गम नर्मदा और सोन और इसके साथ निकलती एक जोहिला, इन तीनों नदियों का उद्गम जो है ये मैकाल श्रेणी से होता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं सोन की। सोन की लंबाई कितनी होती है? वो होती है 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हुआ क्लियर? और जो सोन है ये कहाँ मिलती है? ये गंगा में जाकर मिलती है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ सोन है जो गंगा की सहायक नदी है, यानी गंगा बेसिन का भाग कौन सी है? सोन नदी है। और सोन नदी पर एक बांध है, उसका नाम है बाणसागर बांध, बाणसागर सागर बांध, ये बांध है, ठीक है। एक क्वेश्चन करता है कि जो बाणसागर बांध है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो एक कवि हुए हैं महान, उनका नाम है बाण भट्ट। बाण भट्ट के नाम पर बाणसागर बांध रखा गया है। बाण भट्ट कौन थे? तो ये एक कवि थे। किसके दरबार में थे? तो ये थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। और इनकी जो रचना है, रचना दो है, एक है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, और एक है कादम्बरी, ठीक है। ये दो जो है इनकी रचना याद रखना। ये क्वेश्चन करता है कि कादम्बरी या हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो ये है बाण भट्ट की रचना है। हुआ क्लियर? बाण भट्ट कौन है? तो ये हर्षचरित्र के दरबार में कवि थे। और जो बाण भट्ट का जो निवास स्थल था वो कहाँ था? वो था सोन नदी का तट। इसलिए सोन नदी में जो बाण सागर बांध रखा गया है, इसलिए सोन नदी में जो बाण सागर बांध बनाया गया है वो एक्चुअली बाण भट्ट के नाम पर रखा गया है। हुआ क्लियर? जो सोन नदी है ये कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैकाल श्रेणी से होता है। और ये एमपी की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। हुआ क्लियर? इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 780 इसकी लंबाई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो मैकाल श्रेणी है यहाँ से निकलती है नर्मदा, सोन, ठीक है, जोहिला, और एक निकलती कौन सी? महानदी,
ठीक है। ये 4 नदी का उद्गम होता है कहाँ से? मैकॉल श्रेणी से। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि मैकॉल श्रेणी जो है इसके अंतर्गत किन किन नदियों का उद्गम होता है, तो वो है नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी। नर्मदा की पहले हमने बात कर चुके हैं, तो यहाँ बात करते हैं हम सोन की। सोन जो है एमपी की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 780। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैकॉल श्रेणी से। और ये कहाँ मिलती है? गंगा जाके मिल जाती है। ठीक है, इसमें एक बाण सागर बांध है, और जो बाण सागर बांध है वो रखा गया है बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाणभट्ट कौन थे? तो ये एक कवि थे। किसके दरबार में कवि थे? तो ये हर्षवर्धन राजा हुआ है उसके दरबार में कवि थे। इनकी दो रचना है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मैं बता चुका था कि ये जो है सोन नदी पर है, और सोन नदी के तट में ही बाणभट्ट का निवास स्थल था। और बाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के क्या? दरबारी कवि थे। इनकी दो रचना है, एक है हर्षचरित्र और एक है कादम्बरी। हुआ क्लियर? और बाण सागर बांध जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाण सागर। तो इसका आंसर होगा बाण सागर बांध जो है बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। हुआ क्लियर? जो सोन नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम होता है काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। अगर हम बात करें क्षिप्रा नदी की, ठीक है, तो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये काकरा बरडी पहाड़ी से होता है। अब ये निकल रही है तो कहीं ना कहीं जाके मिलती होगी, तो ये मिलती है चंबल में। वह क्लियर? चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब जो क्षिप्रा है इसकी भी सहायक नदी हुई, कोई ना कोई होगी। तो एक नदी है कौन सी? खान नदी। खान नदी इसकी क्या है? सहायक नदी है। और खान नदी की विशेषता यह है कि जो इंदौर शहर है, इंदौर शहर जो है खान नदी के तट में बसा हुआ है। हुआ क्लियर? और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो उज्जैन है, उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के तट में स्थित है। यानी कि महाकाल मंदिर, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक महाकाल मंदिर है, और ये महाकाल मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के तट में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 जगह लगता है कुंभ लगता है। एक हो गया नासिक, ठीक है, दूसरा हो गया हरिद्वार, तीसरा हो गया उज्जैन, और चौथा हो गया प्रयाग। ठीक है, इन 4 जगहों में जो है 12-12 सालों में क्या लगता है? कुंभ लगता है। ये ध्यान रखना कि जो मेले कुंभ होते हैं इसके 3 टाइप है। एक है महाकुंभ, महाकुंभ एक होता है, एक होता है कुंभ, ठीक है, और एक होता है अर्धकुंभ। ये 3 टाइप के कुंभ होते हैं। महाकुंभ लगता है 144 साल में, कुंभ लगता है 12 साल में, और अर्धकुंभ लगता है 6 सालों में। क्वेश्चन ये आया था कि महाकुंभ कितने सालों में लगता है, तो उसका आंसर है 144 साल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुंभ 12 साल में, अर्धकुंभ 6 साल में। हुआ क्लियर? और जो क्षिप्रा है और जो उज्जैन है, यहाँ पर 2016 में लगा था सिंहस्थ मेला। अब 12 वर्ष ऐड कर दो तो इसमें 2028 में लगने वाला है सिंहस्थ, और उसकी तैयारी अभी शुरू हो चुकी है। आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि जो क्षिप्रा है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। अब निकलती यहाँ से है तो जाती भी कहीं होगी। जाती कहाँ पर है? तो चंबल में जाके मिल जाती है। यानी चंबल की सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा है। और क्षिप्रा की सहायक नदी कौन सी है? तो वो खान नदी है। खान नदी के तट में ही बसा है इंदौर शहर बसा है, और क्षिप्रा नदी के तट में ही स्थित है उज्जैन। और उज्जैन में 2016 में लगा था सिंहस्थ मेला, अब लगेगा 2028 में लगेगा सिंहस्थ मेला। और जो कुंभ मेले होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक है महाकुंभ, एक है कुंभ, एक है अर्धकुंभ। जो महाकुंभ लगता है वो 144 साल लगता है, जो कुंभ लगता है वो 12 वर्ष में लगता है, और जो अर्धकुंभ होता है वो 6 वर्ष में लगता है। और जो कुंभ है ये 4 स्थानों में लगता है भारत में, वो है नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। और ये ध्यान रखना कि जो क्षिप्रा नदी है ये कहलाती है मालवा गंगा, मालवा की गंगा, ये कहलाती है मालवाई गंगा। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा कि जो मध्य प्रदेश है इसकी गंगा कौन सी कहलाती है, तो वो है बेतवा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आता है मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो जो क्षिप्रा है उसे कहते हैं मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं बेतवा को। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे संज्ञा दी गई है मध्य प्रदेश की गंगा। ये डिफरेंस याद रखना कि अगर मालवा की गंगा पूछता है तो उसका आंसर होगा क्षिप्रा, अगर यही पूछता है कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है पूछता है तो उसका आंसर होगा बेतवा। हुआ क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, काकरा बरडी पहाड़ी से निकलती है कौन सी? क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ध्यान रखना, जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम होता है देवास से। देवास में एक गांव है, उस गांव का नाम है बंगाली गांव। बंगाली गांव से जो है काली सिंध नदी का उद्गम होता है, और काली सिंध नदी में ही एक बांध है, उस बांध का नाम है कुंडलिया बांध। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा को 2017 में मध्य प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश की और दो नदियां हैं जिसे जीवित इकाई का दर्जा मिल चुका है, एक है गंगा, ठीक है, और एक है यमुना। ये दो नदी को क्या है? जीवित इकाई का दर्जा मिल चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। यानी कि आर्टिकल 48A और आर्टिकल अनुच्छेद 51A(G) के तहत एक व्यक्ति अधिकार समान वैधानिक अधिकार है। हुआ क्लियर? यानी कि जिस प्रकार से आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51A(G) के तहत जिस प्रकार से एक व्यक्ति को वैधानिक अधिकार है, वैसा ही अधिकार जो है एमपी की नर्मदा और भारत की 3 नदियां नर्मदा, यमुना और गंगा, ये तीनों को वैसा ही सेम अधिकार है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी नदी है जिससे पहली बार व्यक्ति के समान अधिकार मिला था, यानी कि जीवित इकाई का दर्जा मिला था, तो वो नदी कहाँ की है? वो नदी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की नदी कौन सी है? तो उसका नाम है वांग उई नदी जो है, इसे सर्वप्रथम जीवित इकाई का दर्जा मिला था। उसके बाद मिला है भारत में गंगा और यमुना को, और उसके बाद 17 मिला है किसे? वो मिला है नर्मदा को। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन कराए कि भारत की ऐसी 3 नदियों का नाम बताएं जिसे जीवित इकाई यानी कि मानव के समान यानी व्यक्ति के समान अधिकार प्राप्त है, तो वो है 3 नदी, नर्मदा, गंगा, यमुना। ठीक है, भारत में कौन सी है? 3 है। एमपी में कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा कब मिला है? 17 मिला है। हुआ क्लियर? जीवित इकाई मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A(G) में जिस प्रकार से व्यक्ति को एक वैधानिक अधिकार है, उसी प्रकार समान अधिकार किसी नदियों को प्राप्त हुआ है। हुआ क्लियर? तो ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन करेगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस ढो बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो इसका आंसर है ताप्ती नदी पर जो है पारस ढो बांध जो है निर्मित किया गया है। हुआ क्लियर? और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। हुआ क्लियर? यानी पारस ढो बांध जो है ताप्ती नदी पर है और ये बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है। अगर बात की जाए ताप्ती की तो इसका उद्गम होता है बैतूल का गांव कौन सा है? वो है मुल्ताई गांव से होता है। और जो ताप्ती है ये नर्मदा और कर्क रेखा इसके जो है समांतर बहती है। हुआ क्लियर? और ताप्ती नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है काकरा पारा बांध बनाया गया है। हुआ क्लियर?
और जो ताप्ती नदी है इसे बोलते हैं सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री भी इसे कहते हैं, ठीक है। और जो नर्मदा है इसे कहते हैं शिवपुत्री, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो ताप्ती है कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी जाके गिर जाती है, ठीक है। निकलती कहाँ से है, ये निकलती है बैतुल मुल्तान से निकलती है। कहाँ गिरती है, ये गिरती है खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और कर्क के समांतर बहती है। इसमें दो बांध है, एक है पारस ढो बांध जो बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है, और जो एक और बांध है वो है काकरापारा बांध। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। और ताप्ती नदी को ही सूर्यपुत्री कहते हैं और नर्मदा को बोलते हैं शिवपुत्री। ये थोड़ा सा अंतर याद रखना, शिव आएगा नर्मदा, ताप्ती आएगा सूर्यपुत्री। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी को बोलते हैं सूर्यपुत्री और नर्मदा कहते हैं शिवपुत्री। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो माही है उसे कहते हैं पृथ्वी पुत्री, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो छिपरा है, छिपरा को कहते हैं अवंती, ठीक है। अवंती इसका प्राचीन नाम था, किसका? छिपरा का। और जो वेनगंगा है, ठीक है, वेनगंगा प्राचीन नाम क्या था? वो था बेवा। यहाँ से इतने क्वेश्चन कराया कि सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ताप्ती को। शिवपुत्री किसे कहते हैं? नर्मदा को। माही पुत्री क्या है? और पृथ्वी पुत्री कौन है? तो वो माही है। अवंती किसका प्राचीन नाम था नदी में? तो वो था छिपरा का। और बेवा प्राचीन नाम किसका था? तो वो था वेनगंगा का। हुआ क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूँ। जो विदिशा जिला है ये बेतवा नदी पर स्थित है और बेतवा की पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये देखना, ये है आपका एमपी का मैप, ठीक है। यहाँ से बहती है नर्मदा, ठीक है, यहाँ से बहती है ताप्ती, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, और गंभीर ना आपने सुना नहीं है, तो इसका आंसर होगा जमनी नदी जो है ये एमपी और यूपी की मध्य सीमा से प्रभावित होती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताएं जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मैं बता चुका था आपको कि मैकॉल श्रेणी है, ठीक है। मैकॉल श्रेणी से नदी निकलती है कौन सी? नर्मदा, ठीक है, सोन, जोहिला और एक निकलती है महानदी। ये चार नदी जो है मैकॉल श्रेणी से निकलती है, यानी कि एमपी का कौन सा? पूर्वी क्षेत्र से निकलती है। नर्मदा जो है इस साइड बहती है, सोन जो है यहाँ बहती है, ठीक है। और जो महानदी है ये ऐसे निकल कर, और ये है अपना प्यारा भारत देश, ठीक है। भारत देश में यहाँ पर है उड़ीसा, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर जाकर वो मिल जाती, कौन सी? महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन कराया कि जो मैकॉल श्रेणी है उससे कितनी नदी निकलती है? तो चार नदी, एक है नर्मदा, सोन, जोहिला, महानदी। हुआ क्लियर? नर्मदा बहती है किस साइड? पश्चिमी साइड। सोन बहती है, गंगा मिल जाती है, और महानदी ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर है? तो इसका आंसर है कंचन घाट जो है बेतवा नदी पर है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेतवा की पूरी कहानी बता चुका हूँ तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका आंसर है सिंध नदी। सिंध नदी जो है ये गुना और अशोकनगर के मध्य की सीमा बनाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है विदिशा से। हुआ क्लियर? और ये कहाँ मिलती है? तो ये यमुना में, यमुना में जाके मिल जाती, कौन सी? सिंध नदी। हुआ क्लियर? इसका आंसर है ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन जो है 2016 के कांस्टेबल में आ चुका है, और जो एएनएम एग्जाम होती है एमपी में वो भी इसमें आ चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीता रेवा नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो इसका आंसर है, जो सीता रेवा नदी का उद्गम जो है ये छिंदवाड़ा जिले से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि सीता रेवा नदी किसकी सहायक नदी होगी, तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि रेवा किसे बोलते हैं? रेवा बोलते हैं किसे? नर्मदा को। ठीक है, तो नर्मदा की क्या है? ये सहायक नदी है। ठीक है, रेवा नाम किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं नर्मदा को। और आपको याद होना चाहिए कि जो रेवा नाम है ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण में नर्मदा का नाम क्या मिलता है? रेवा मिलता है। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन कराया कि जो सीता रेखा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है छिंदवाड़ा जिले से निकलती है। कहाँ जाके मिलती है? तो ये मिलती है नर्मदा में की मिलती है। रेवा नाम किसका मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, तो वो मिलता है नर्मदा नदी का नाम रेवा मिलता है। हुआ क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर जो है ये शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किस शहर में पूछेगा तो वो शहर कौन सा है? वो मंदसौर है। हुआ क्लियर? और जो नदी कौन सी है शिवना, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है चंबल की। चंबल की ये सहायक नदी है। वह क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर है? तो वो तवा नदी पर है। वह क्लियर? और तवा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? तो ये होता है महादेव पर्वत से होता है। और ये जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। वह क्लियर? अगर बात की जाए इस पुल की लंबाई कितनी है? तो वो 1300 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये सबसे लंबा नदी पुल है। वह क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर बता चुका हूँ पहले मैं कि इसका आंसर क्या है? वो है तवा। तवा जो है नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। हुआ क्लियर? यहाँ पूछ लिया उसने एमपी, परंतु यहाँ पे आना था नर्मदा। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तवा नदी। और तवा नदी में ही सबसे लंबा सड़क पुल भी है जिसकी लंबाई कितनी है? 1300 मीटर के आसपास है। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नर्मदा खालिस्तान वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो ऑपरेशन नर्मदा है ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 1961, ऑप्शन सी, 1961 में ये आरंभ किया गया था। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आया कि ऑपरेशन नर्मदा कब का है? तो 1961 का है। किसने आयोजित किया था? तो वो है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। हुआ क्लियर? इसलिए ये क्वेश्चन जो है एमपी पुलिस के 2016 में क्वेश्चन कर चुका है। ये ध्यान रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं मिलते हैं कि एमपी पुलिस ने कुछ आयोजित किया है, कब किया है, क्यों किया था, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। और इस ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन कर लेना ताकि वो क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले से आउट होते हैं। आपका एग्ज़ाम भी एमपी पुलिस का है और एमपी पुलिस ने ही कुछ आयोजित कराई है, तो ये क्वेश्चन तो आउट पहले से हो जाता है कि क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी स्नेह जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये नदी कौन सी है? केन नदी पर स्थित है। हुआ क्लियर? और जिला कौन सा है? तो जिला है छतरपुर जिले में स्थित है। तो ये ध्यान रखना कि जो राजसी स्नेह जलप्रपात है ये छतरपुर जिले के केन नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पुलिस के 2021 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये भोपाल में। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। और ये ध्यान रखना कि जो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण गठन का हुआ था, गठन हुआ था 1985 में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी में ये क्वेश्चन कर चुका है।
इसलिए ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन कर चुका है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसलिए अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जो गठन है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1985 में। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश का जो पीएससी होता है उससे प्री में क्वेश्चन कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो आपने चंबल सुना है, नर्मदा सुना है, ताप्ती सुना है, परंतु दामोदर कहीं से सुना, दामोदर का उल्लेख एमपी में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो उसका आंसर है चंबल नदी की सहायक नदी है। और क्षिप्रा की कहानी बता चुका हूँ मैं आपको पूरी कहानी, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्षिप्रा जो है ये मालवा की गंगा कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से होकर बहती है, इसका आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है, और इसको हम पूरा पढ़ चुके हैं कि नर्मदा क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, लंबाई कितनी है, कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन से इसमें बांध बने हुए, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी खालिस्तान में मिलती है, तो इसका आंसर बता चुका हूँ कि चंबल नदी जो है यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरा, व्यामा और वियराना सभी खालिस्तान की सहायक नदी है, तो ये नदी किसकी है, ये सभी जो है केन की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये जो पीपीटी ऐड किया है इसमें मध्य प्रदेश की सारी नदियों के बारे में दिया गया है कि उद्गम कहाँ से होती है, कहाँ जाके मिलती है, कि जिले में बहती, ये सारे आपको फैक्ट यहाँ मिल जाएंगे। एक बार इस पीपीटी को ध्यान से पढ़ लें। जैसे कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, लंबाई कितनी है, ठीक है, उज्जैन में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर इसी के तट में स्थित है, मालवा की गंगा कहलाती है। ये सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, ये लिखे हुए हैं, इसे आप पढ़ लेना। इसे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारे फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। हर टॉप क्वेश्चन में जो भी फैक्ट आता है बता चुका हूँ, वो सब फैक्ट इसी में लिखे हुए हैं, पढ़ लेना एक बार, तो आपको कुछ और नए फैक्ट मिल जाएंगे। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है, उद्गम कहाँ से होता है, तो जो जामनी नदी है ये निकलती है सागर से। हुआ क्लियर। और सागर से इसका होता है उद्गम, और ये जाके कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है बेतवा में। बेतवा जाके मिल जाती है। बेतवा क्या है, ये बेतवा की ये सहायक नदी है, और बेतवा जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। क्यों कहलाती है, कि सबसे प्रदूषित नदी है इसलिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवा कुंड खालिस्तान में स्थित है, तो रेवा कुंड कहाँ स्थित है, तो ये है मांडू शहर में रेवा कुंड स्थित है। और रेवा कुंड का निर्माण जो है किसने कराया था, वो कराया था बाज बहादुर ने। बाज बहादुर ने इसका निर्माण कराया था। और इसी कुंड के किनारे रानी रूपमती का महल है। हुआ क्लियर। और इन्हीं के पति कौन थे, बाज बहादुर ने रेवा कुंड बनवाया था। और कहाँ बनवाया था, ये बनाया था मांडू बनाया था। और मांडू को ही ध्यान रखना कि सादियाबाद और मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन कराया कि रेवा कुंड कहाँ पर है, तो ये है मांडू में। किसने बनाया है, तो ये बाज बहादुर ने बनाया है। और इसी के सामने एक महल है, किसका महल है, रानी रूपमती का महल है। और जो मांडू है इसे ही सादियाबाद या मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता था। हुआ क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी अमरकंटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती खान नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका भी आंसर पता है आपको। सरस्वती और खान नदी जो है क्षिप्रा की सहायक नदी है, और क्षिप्रा के सारे तथ्य हम कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी इसमें मिलती है, यानी सोन नदी कहाँ जाके मिलती है, तो आपको पता है जो सोन नदी जो है गंगा बेसिन का भाग है, और गंगा में जाके मिल जाती है। ध्यान रखना कि ये गंगा है, ठीक है, गंगा नदी इस प्रकार से बहती है। तो जो सोन नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके मिलती है, किसमें, गंगा में, पटना के पास जाके मिलती है। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि दक्षिण से आके मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है सोन नदी। हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन इसलिए किया है उसने कि जो गंगा है उसमें दक्षिण भाग से आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो सोन नदी है, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन जो है आपके एमपी पुलिस में आ चुका है, और ये सेम क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश
क्या जो पीएससी का जो प्री होता है वहाँ भी आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, मैं बता चुका हूँ आपको कि भगवान शिव की पुत्री किसे कहते हैं, वो कहते हैं नर्मदा को। और जो ताप्ती है इसे कहते हैं भगवान सूर्य की पुत्री। नर्मदा का नाम हमें रेवा मिलता है। रेवा कहाँ मिलता है? वो मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और रेवा नाम किसने दिया था? तो पुरुकुत्स हुए इनके पति, उन्होंने इसको रेवा नाम दिया था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और रेवा को ही भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बता चुका हूँ, नर्मदा के समांतर कौन सी बहती नदी? वो बहती है ताप्ती। और ताप्ती को ही बोलते हैं सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कहा जाता है। हुआ क्लियर? इसका जो उद्गम है वो बैतुल के मुल्ताई गांव से होता है। ठीक है, और ये जो है नर्मदा और कर्क रेखा के समांतर बहती है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। यहाँ पे अब तक एमपी पुलिस में जितने क्वेश्चन नदियों से आए थे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स।